हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि इस चैनल पे हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लॉन्च की है और साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। हायर एजुकेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आइए सॉल्व करते हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन इन ईच स्टेट। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि किस कमेटी ने हर स्टेट में हायर एजुकेशन के लिए स्टेट काउंसिल इस्टाब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया। तो इसमें जो ऑप्शंस है, पहला है रिपोर्ट ऑन एस्टिमेट्स कमेटी 1965-66, दूसरा है रिव्यू कमेटी ऑन यूजीसी 1977, तीसरा है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और चौथा है रिपोर्ट ऑफ द यूजीसी कमेटी 1990। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ने हायर एजुकेशन की प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए हर स्टेट में स्टेट काउंसिल इस्टाब्लिश करने की बात की थी और साथ ही ये भी कहा था कि स्टेट काउंसिल यूजीसी के साथ मिलके यूनिवर्सिटीज़ की हर वर्क को कंट्रोल और मैनेज करेगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है थर्ड, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसी कमेटी ने ही हर स्टेट में हायर एजुकेशन के लिए स्टेट काउंसिल इस्टाब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था। अब आइए जानते हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के रिकमेंडेशंस के बारे में। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, जिसमें सबसे पहले शिक्षा की भूमिका को बताया गया। इसके अंदर ये कहा गया कि शिक्षा मानव के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है और साथ ही श्रम विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है। इसके अंदर एजुकेशन को एक यूनिक इन्वेस्टमेंट बताया गया, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट तो आज करते हैं मगर इसका रिटर्न हमें फ्यूचर में मिलता है एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन। अगला है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इस कमेटी ने शिक्षा की एक राष्ट्रीय प्रणाली बनाई जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड किए गए। इस सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट है कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर। इस सिस्टम ने एजुकेशन के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम 10+2+3 कोर्स भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर हर कोर्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट के साथ नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया गया। इस सिस्टम के अंदर सभी को शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की भी बात की गई। इसमें लर्निंग के लिए मिनिमम लेवल्स को भी इंक्लूड किया गया और साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट को मजबूत करने की भी बात की गई। इस सिस्टम के अंदर कल्चर और सोशल सिस्टम्स को भी समझने को कहा गया। अगला है एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। इस कमेटी के अंदर सभी को समान शिक्षा देने की बात की गई और इसके अंदर ये कहा गया कि सभी महिलाओं को समान शिक्षा दी जाए। इसके अंदर एससी और एसटीज़ को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई और साथ ही बैकवर्ड सेक्शन और माइनॉरिटीज़ ग्रुप को भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। इसके अंडर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई और साथ ही जो एडल्ट्स हैं या फिर वो जिनकी शिक्षा बीच में ही किसी कारणवश रुक गई है, उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स। इस कमेटी के अंदर अलग अलग स्तरों पे शिक्षा को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई, जिसमें पहला है अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, जिसे हम नर्सरी कहते हैं, उनमें भी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी लेवल्स पे भी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाए और साथ ही सेकेंडरी लेवल पे भी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाए। इसके अंदर ये भी कहा गया कि एजुकेशन को वोकेशनलाइज किया जाए, मतलब स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर लोगों को स्किल सिखाने के लिए भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। अगला है हायर एजुकेशन। इसके अंदर हायर लेवल पे भी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करने की बात की गई। इसके अलावा कमेटीज़ के और भी रिकमेंडेशंस थे, जिसमें कि टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन था,
इसके अंडर लोगों को टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई। अगला है रीओरिएंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इसके अंडर एजुकेशन प्रोसेस और कंटेंट को रीओरिएंट मतलब पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया। अगला है टीचर एंड टीचर एजुकेशन। इसके अंडर टीचर्स की अपॉइंटमेंट और टीचर ट्रेनिंग एंड टीचर एजुकेशन की बात की गई, जिसके अंडर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट इस्टेब्लिश किया गया, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए गए और नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE भी इस्टेब्लिश की गई। अगला है मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके अंडर एजुकेशन को मैनेज करने की बात की गई, जिसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन केप का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल था। केप ने डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पे बहुत से काउंसिल और इंस्टीट्यूट्स ओपन किए, जिसमें कि स्टेट काउंसिल भी ओपन किया गया था। तो ये थे हमारे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के रिकमेंडेशंस। अब आइए सॉल्व करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स कैरिड बैक स्क्रिप्चर्स फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी एंड रोट अबाउट द आर्किटेक्चर एंड लर्निंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इन स्कॉलर्स में से कौन सा स्कॉलर नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथों को वापस ले जाकर यहाँ के आर्किटेक्चर और पढ़ाई व्यवस्था के बारे में लिखा? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है किम होंग कोरिया से, जिन टेनयांग कोरिया से, जुआंग जैंग चाइना से या फिर जुलेना मेंग चाइना से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, जुआंग जैंग चाइना से। जुआंग जैंग ने नालंदा विश्वविद्यालय से धर्म ग्रंथों को वापस चाइना ले जाकर नालंदा विश्वविद्यालय के आर्किटेक्चर तथा यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था के बारे में लिखा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी विद्वान जुआंग जेंग ने इसका दौरा किया था, तब नालंदा में कुछ 10,000 छात्र तथा 20,000 शिक्षक मौजूद थे। ऐतिहासिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यहाँ पे सबसे विस्तृत विवरण चीनी विद्वानों द्वारा दिया गया था, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध थे जुआन जैंग। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से कई सौ ग्रंथों को चीन ले गए, जहाँ उन ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद किया गया। Our next question is which among the following is statutory function of the UGC? इनमें से UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्टैट्यूटरी फंक्शन या मेन फंक्शन कौन सा है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है टू अपॉइंट टीचिंग फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़, टू कंट्रोल द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन यूनिवर्सिटीज़, टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, टू डेवलप करिकुलम फॉर यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज। इनमें से लगभग सभी फंक्शन UGC के हैं, लेकिन इसमें से जो मेन फंक्शन या स्टैट्यूटरी फंक्शन UGC का है वो है थर्ड, टू डिटरमाइन एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग और रिसर्च के स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना और मेंटेन करना ये UGC का मेन फंक्शन है। अब आइए UGC के बारे में जानते हैं। UGC एक गवर्नमेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड कराती है। UGC का जो सेंट्रल ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है और इसका रीजनल ऑफिस हैदराबाद में है। UGC के जो मेन फंक्शंस हैं उनमें से पहला फंक्शन है एग्ज़ामिनेशन, रिसर्च एंड टीचिंग स्टैंडर्ड्स को डिटरमाइन करना और इन्हें मेंटेन करना। ये UGC का मेन फंक्शन है। इसके अलावा दो और मेन फंक्शंस हैं, वो हैं यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च प्रोग्राम को सपोर्ट करना और उन्हें कोऑर्डिनेट करना, और तीसरा है यूनिवर्सिटीज़ के एकेडमिक फंक्शंस को मॉनिटर करना। ये UGC के मेन फंक्शंस हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो इनमें से किस पे बेस्ड है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और चौथा है इवोल्यूशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट कॉम्पिटेंसी।
नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो है वो कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड है। अब आइए जानते हैं नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क क्या है। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यह एक योग्यता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। NCQF इंडिया में 27 दिसंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप JK कॉमर्स क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। So thanks for watching this video and like and comment on this video and don't forget to share and subscribe our channel JK Commerce Classes.